हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को अपने कार में बिठाया था और विंग को उसके पार्ट टाइम जॉब के लिए छोड़ने के लिए गया था। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट दिन विंग जब यूनिवर्सिटी जा रहा था, उससे आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए वो भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। वो अपने क्लास में पहुंचता तभी वो देखता है उसके सामने न्यूसेंग और बोचंग भागते हुए आ रहा है। विंग थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो लोग क्लास की तरफ ना जाते हुए क्लास की दूसरी तरफ उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। वो विंग अपनी जगह पे ही खड़ा हो जाता है। तभी न्यूसेंग और बोचंग विंग के पास आता है और कहता है, तुमने आज इतना लेट क्यों कर दिया। वो दोनों ही हाफ रहे थे। विंग कहता है, पहले तुम दोनों सांस ले लो, इतनी जोर से क्यों भाग के आए, क्या हुआ। तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के पीछे किसी ने पागल कुत्ता छोड़ दिया है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। तो न्योसंग उसे चुप करते हुए कहते हैं, तुम चुप करो और हमारे साथ जल्दी से चलो। ऐसा कहते हुए वो विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। तो फिर विंग न्योसंग को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी क्लास के लिए आज लेट हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं पहले अपनी क्लास कर लूँ। तो फिर न्योसंग उसे चुप करते हुए कहता है कि नहीं, तुम बाद में क्लास कर लेना, लेकिन अभी तुम्हारे जाना ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए वो उसे लेके भागने लगा। विंग पहले तो कंफ्यूज था कि न्योसंग उसे लेके कहाँ जा रहा है, लेकिन वो रास्ते की डायरेक्शन देख के समझ गया कि न्योसंग उसे प्रैक्टिस रूम में ले जा रहा है। वो सोचता है, अभी उसे क्यों प्रैक्टिस रूम में ले जा रहा है न्योसंग, अभी तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। विंग ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में ही वो लोग भागते हुए प्रैक्टिस रूम के सामने चले जाते हैं। तो फिर न्योसंग धीरे से डोर को ओपन करता है और विंग को लेकर अंदर चला जाता है। बोचंग भी न्योसंग और विंग के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। विंग जब अंदर पहुंचता है तो वो देखता है प्रैक्टिस में सारे मेंबर मौजूद थे, वहाँ पे सारे फ्रेशर्स भी थे। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये था कि वो सब लोग एक जगह राउंड करके खड़े हुए थे और उन सबको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी को घेर के खड़े हुए हैं। विंग बीच में देखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। तो फिर न्योसंग उन सबको हटाते हुए विंग को अंदर की तरफ ले जाता है। विंग जब अंदर की तरफ देखता है, वो शॉक हो जाता है कि वहाँ अंदर शूशे अपने घुटनों में बैठा हुआ था। बस ये शॉकिंग नहीं है, शॉकिंग बात यह है कि शूशे की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने शूशे को बहुत ही अच्छे से धोया है। विंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था शूशी को इस हालत में यहाँ देख के। विंग सामने देखता है कि सामने वांगजी, डैरेन और वेंचिंग खड़ा हुआ था और उनके पास ही शुयांग और शाओशिंचन भी खड़े थे। वो लोग बहुत ही गुस्से से शूशी की तरफ देख रहे थे। तभी डैरेन विंग की तरफ जब देखता है तभी डैरेन विंग को अपने पास बुलाता है। विंग भी डैरेन के पास चला जाता है, लेकिन वो अभी भी शूशी की तरफ ही देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग डैरेन से पूछता है कि सीनियर क्या हुआ है, आप लोग यहाँ क्यों इस तरह से खड़े हुए हैं और शूशी को इस तरह से किसने मारा, शूशी ने क्या किया है। ऐसा कहते हुए वो डैरेन की तरफ देखने लगा। डैरेन कुछ कहता उससे पहले वांगजी शूशी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, शूशे, तुम विंग को सच सच बताने वाले हो या फिर मैं तुम्हें और 3-4 मुक्के मारूं। ये सुनते ही शूशे थोड़ा सा घबरा गया। वो तुरंत ही विंग के पास आता है और उसके सामने अपने सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझे नहीं पता, मैंने जेलसी में वो सब कर दिया था, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता था, बस मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए वो विंग से माफ़ी मांगने लगा। विंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि शूशे उससे किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है। शूशे उसके पैर को पकड़ पाता उससे पहले विंग 2 कदम पीछे जाता है और शूशे की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखते हुए कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुमने क्या किया है। ये सुनते ही शूशे थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, वो उस दिन फ्रेशर्स पार्टी के दिन तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ मैंने ही छेड़छाड़ किया था। ऐसा कहते हुए वो विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो विंग, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा डराना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जेलस था, क्योंकि मैं भी इस क्लब में एंटर करना चाहता था, लेकिन मैं एंटर नहीं कर पाया और तुम पहली चांस में टेस्ट पे परफॉर्म कर पा रहे थे, जिससे मैं इतना ज़्यादा जेलस हो गया कि मैंने ये सब कर बैठा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और तुम्हारे टीम के कैप्टन और सीनियर से कह दो मुझे छोड़ दे, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मैं तुमसे दूर रहूँगा, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए वो विंग से फिर से माफ़ी मांगने लगा। विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे याद आता है कि फ्रेशर्स पार्टी के दिन क्या हुआ था, कैसे उसके कॉस्ट्यूम में आग लग गया था। विंग उस समय बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो साथ ही साथ अपसेट भी था।
वो अभी सुशी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था, और इस क्लब में तो और भी सारे मेंबर्स थे, या फिर बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, तो फिर तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ऐसा कहते हुए वो गुस्से में सुशी की तरफ देखने लगा। तो फिर सुशी कहता है, मैं तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सेकेंड दिन ही कैंटीन में तुमने मेरा इंसल्ट किया था। ये सुनते ही विंग का फेस गुस्से में रेड हो जाता है। उसने कहा था कि तुमने पहले मेरा इंसल्ट किया था, मैंने जानबूझ के तुम्हारा इंसल्ट नहीं किया था। ये सुनते ही सुशी का सिर नीचे हो जाता है और वो विंग से माफ़ी मांगने लगता है। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वांगजी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है, तुम उसे जो पनिश करना चाहते हो कर सकते हो, और उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम अगर उसे पनिश करोगे तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए तुम उसे जैसे पनिश करना चाहोगे कैसे कर सकते हो। विंग सुशी के पास जाता है और उसके गालों में एक ज़ोर से स्लैप कर देता है। वहाँ पे सब लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इतना ज़्यादा वॉयलेंट विंग को नहीं देखा था। विंग कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है, उन लोगों में से कोई भी नहीं सोच सकता था। विंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो उस दिन का बदला सुशी से लेना चाहता था, इसलिए उसने सुशी को स्लैप किया था। उसे एक स्लैप करते हुए कहता है, ये स्लैप उस दिन मेरे इंसल्ट करने के लिए, वो भी पूरे कैंटीन के लोगों के सामने। फिर वो सुशी के गाल में और एक स्लैप मारते हुए कहता है, मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस को ख़राब करने की कोशिश करने के लिए ये रहा, और नेक्स्ट टाइम से मेरे आँखों के सामने भी मत आना। जितना मुझसे दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और तुम्हें दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सुशी से अपना मुंह फेर लेता है, कहता है, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही सुशी अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी दोनों गालों पे हाथ रखते हुए वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। विंग अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसका पूरा फेस अभी भी लाल हुए हुए था। तो फिर डेरेन विंग का मूड लाइट करने के लिए कहते हैं, अबे ये तो डर के चला गया, मुझे तो लगा ये शेर होगा, लेकिन ये तो चूहा निकला। ऐसा कहते हुए वो उस माहौल को थोड़ा सा फ़नी बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेरेन के ऐसे बेकार की जोक सुनकर कोई भी नहीं हंस रहा था, जिसे देख के डेरेन खुद ही अपनी जोक पर हंसने लगा। वेंचिंग बस डेरेन के ऐसे बिहेवियर पर एक शाय करता है और अपने मन में ही सोचता है, इससे ज़्यादा मैच्योर तो हमारे फ्रेशर्स होंगे। तभी विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये सब सुशी ने ही किया है? तभी वेंचिंग विंग का सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि जिस दिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था उसके बाद वाले दिन ही हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया था कि किसने तुम्हारे साथ ये हरकतें किया था, लेकिन हम जब सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गए थे तब तक सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था और हम किसी भी तरह से उससे रिकवर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वांगजी ने अपने स्पेशल हैकर टीम को बुलाया था, जिसने इस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करवाया था। इससे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन उन्होंने रिकवर करवाया, और जब हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब हमने देखा था कि सुशी ने ही तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ ये सब किया है। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सा हैरान तो होता है। उसे हैरानी इस बात की कि वांगजी ने उसके लिए अपनी स्पेशल हैकर टीम को बुलाया है, लेकिन वो मन में काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। वो वांगजी की तरफ देखता है तो वो देखते वांगजी भी उसे ही देख रहा है। वो वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और उसे थैंक यू बोलता है। वांगजी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन वो बस विंग की तरफ देखकर नोट कर देता है। अब हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। तो फिर निहसंग विंग को रोकते हुए कहता है कि विंग, आज शाम शायद कोई पार्टी रखेगा सीनियर, क्या तुम नहीं आने वाले? ये सुन के विंग अपने सिर को नामे शेक करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना पड़ता है। तो फिर निहसंग एक गहरा सांस भरते हुए कहता है, सच में, जहाँ हम सब इंजॉय करते हैं तो वहाँ तुम्हें काम करना पड़ता है। ये सुन के विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पहले से उतना पसंद नहीं है, इसलिए तुम प्लीज़ अपना मूड खराब मत करो और अपनी पार्टी को एंजॉय करो। ऐसा कहते हुए वो निहसंग को बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। निहसंग को विंग को पीछे से जाते हुए देख रहा था। अब हमें रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने पार्ट टाइम जॉब को फिनिश करके अपने ड्रेस को चेंज करने ही वाला था। तभी उसका मैनेजर विंग को रोकते हुए कहता है कि तुम अभी कपड़े मत चेंज करो, अभी हमारा एक बड़ा कस्टमर यहाँ आने वाला है और वो लोग पार्टी करने वाले हैं, क्या तुम थोड़ी देर और काम कर सकते हो? ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक सोचने लगता है। वो सोचता है वो बहुत ज़्यादा थक गया है, अब वो काम नहीं कर सकता। तभी मैनेजर उसे कहता है, तुम्हें इसके लिए पेमेंट भी मिलेगा, मैं तुम्हें डबल पैसे पे करूँगा। ये सुनते ही विंग की आंखें चमक उठती है। वो सोचता है अगर मुझे थोड़ा सा और पैसा मिला तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए वो हाँ कर देता है।
अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सारे लोग आ चुके थे और कैफ़े में अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। वो लोग एक बड़े से टेबल के आसपास बैठ गए थे। तभी विंग उनके पास आता है और उनसे पूछने ही वाला था कि आप लोग क्या ऑर्डर करने वाले थे कि वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग विंग को देख कर स्माइल करने लगते हैं। तभी न्यूसन विंग के पास आता है और उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। हम लोग तुम्हारी वजह से आए, 10 बजे से तुम्हारा शिफ्ट ख़त्म होने वाला है ना, तुम अब हमारे साथ मिलकर पार्टी करने वाले हो। ऐसा कहते हो वो उसके हाथ से वो पेपर और पेन ले लेता है और दूसरे वेटर्स को बुलाने लगता है। तो ये विंग कहता है लेकिन मेरा अभी भी एक शिफ्ट चल रहा है, मेरा ओवर टाइम। तो न्यूसन कहता है तुम्हें ओवर टाइम भी करना है। ओ विंग कम ऑन, छोड़ो भी, हमने तुम्हारी वजह से 10 बजे तक इंतज़ार किया पार्टी करने के लिए, समझे, हमारे लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर लो डूड। ऐसा कहते हुए वो अपने पप्पे आइज दिखाने लगा। विंग उन सबकी तरफ देखता है तभी डैरेन और वेंजिंग भी विंग को कहता है कि प्लीज़ अब तो काम मत करो, अब हमारे साथ मिलकर पार्टी कर लो। ये सुनने के बाद और वो देखता है कि सब लोग उसकी वजह से 10 बजे तक वेट करता है, जहाँ पे इन लोगों का खाने का टाइम अब तक निकल चुका होगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने मन में ही स्माइल करता है और उन सबको हाँ कर देता है। विंग के मुंह से हाँ सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो विंग का नज़र वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था और वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल था, एक जेन्युइन स्माइल, जिसे देखकर विंग को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही वार्म फील होता है। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। असल में ये प्लान वांग जी का ही था। वांग जी चाहता था कि विंग भी उनके साथ पार्टी करे, इसलिए उसने ही पार्टी का टाइम 10 बजे रखा था और इस प्लेस पर रखा था। पहले वो लोग थोड़ा सा हैरान थे इस प्लेस के बारे में, क्योंकि ये प्लेस यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था और हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ थे। लेकिन जब वो लोग यहाँ आए तब वो लोग समझ गए विंग को देखकर कि वांग जी ने विंग के लिए ये प्लेस रखा था और 10 बजे के टाइम को रखा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो लोग विंग को पसंद नहीं करते। वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे विंग के साथ पार्टी करना होगा ये सोचकर। तभी डैरेन उठते हुए कहता है कि विंग जाओ जल्दी से अपने ड्रेस चेंज करके आओ, क्या तुम इसी ड्रेस में पार्टी करने वाले हो। ये सुनते ही वो डैरेन की तरफ देखकर स्माइल करता है, अपने सिर को हाँ में हिला के अपने फ्रेश रूम में चला जाता है। लेकिन चेंजिंग रूम से जाने से पहले वो अपने मैनेजर को बता देता है कि उसके दोस्त आए और वो उनके साथ पार्टी करने वाले हैं, इसलिए वो ओवर टाइम नहीं कर सकता। मैनेजर भी विंग की बात को समझता है और उसे हाँ कर देता है पार्टी करने के लिए। विंग तुरंत ही अपने ड्रेस को चेंज करता है और उनके पास आके उनके ही साथ बैठ जाते हैं। तभी डैरेन एक वेटर को बुलाता है, जो आते ही सब लोग अपने अपने ऑर्डर प्लेस कर देता है। विंग भी अपने ऑर्डर प्लेस कर देता है। थोड़ी ही देर में उनके ऑर्डर आ जाता है और वो लोग खाते हुए बात करने लगते हैं। वो लोग ऐसे ही बात करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इस पूरे टाइम वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग भी ये थोड़ी थोड़ी बार नोटिस कर रहा था, लेकिन वो बस वांग जी की तरफ बीच बीच में देखकर स्माइल कर रहा था और अपनी नज़र को घुमा रहा था, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था वांग जी को उसकी तरफ इस तरह से घूरना। और ये सब जालूश भी नोटिस कर रहा था। वो सब ऐसी बातें कर ही रहे थे, कभी डैरेन बातों बातों में विंग को ये भी बता देता है कि यहाँ पे आने का आइडिया वांग जी का ही था और उसने ही 10 बजे का टाइम बताया था। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी तो तब से विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसकी चेहरे की वो हैरानी देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और ये सब जाओलुशी बहुत अच्छे से नोटिस करता है। वो एक बार वांग जी की तरफ देखती है और एक बार विंग की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जो एक्सप्रेशन कोई भी नहीं रीड कर सकता था, कोई भी नहीं। ऐसे ही वो लोग बात ही कर रहे थे और इस बार वांग जी ही नहीं, विंग भी बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और वो दोनों जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शायद वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों की बातें समझ नहीं पा रहे थे। तभी जाओलुशी का एक फ्रेंड जाओलुशी को कहते हैं कि लुशी, तुम्हारी डैड का क्या खबर है, मैंने सुना कल से वो घर नहीं आए हैं। ये सुनते ही जाओलुशी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वो कहता है हाँ, असल में डैड अपने मिस्ट्रेस के घर रह रही है कुछ दिनों से। ये सुनते ही वो विंग का कान खड़े हो जाते हैं। वो जालूश की तरफ देखने लगते हैं। तभी जालूश का वो फ्रेंड कहता है सच में वो औरत इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकते, मैं सोच नहीं सकता। उसकी वजह से तुम्हारी मम्मी का लाइफ तो ख़राब हो ही चुकी है, इसके साथ साथ वो औरत तुम्हारी लाइफ भी ख़राब करना चाहते हैं।
वो औरत तुम्हारी मम्मी से तो तुम्हारी डैड को छीन ही चुकी है, अब तुमसे भी तुम्हारे डैड को छीनना चाहते हैं। ऐसा कहते हो वो और भी ज़्यादा बुराई करने लगा। ये सब सुनने के बाद बावलुश की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो रोते हुए कहता है, सच में मुझे नहीं पता मैंने उस औरत का क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे फैमिली के पीछे पड़े हुए है। ऐसा कहते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी जालुश को वो फ्रेंड कंसोल करते हुए जालुश को कहता है कि तुम दुखी मत हो, सब कुछ उस औरत की गलती है। तुम क्यों उस औरत के लिए दुखी हो गए? तुम बिल्कुल भी दुखी ना हो। उस जैसे लेडी तो वैसे ही होती है, एक डिस्गस्टिंग शिट। विंग इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन सकता था। विंग यहाँ पे कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि उस दिन उस गुस्से में आके उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था उसके रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं आया था। वो यहाँ पे किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मॉम की जो काम है उसके बाद लोग उसकी मॉम को ऐसे ही बातें सुनाते होंगे। ये ये सब सोचते ही विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वो सबके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से खड़ा होता है और सबसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से तुरंत ही भाग के निकल जाता है। न्योसंग उसके पास तो जाना चाहता है, लेकिन वोचंग न्योसंग के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है उसे अकेला रहने दो, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका है फिर से। न्योसंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जालुशी और वो फ्रेंड कुछ और कह पाता, तभी टेबल पे बहुत ही ज़ोर से किसी चीज़ का गिरने का आवाज़ आता है। वो लोग जब सामने की तरफ देखते हैं कि सामने वांगजी खड़ा हुआ है और जिसने बहुत ही ज़ोर से उस ग्लास को टेबल पे रखा है, जिसकी वजह से वो कांच का ग्लास बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। ये देख के वहाँ पे जालुशी और उसका फ्रेंड थोड़ा सा घबरा जाता है। वो लोग तुरंत ही अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। तो फिर वांगजी उन दोनों को घूरता है। फिर वो जालुशी के फ्रेंड से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, स्पेशली विंग के सामने तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनते ही उसका फ्रेंड अपने सिर को नीचे कर लेता है और वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वांगजी कहता है, ये गलती तुमने पहली बार नहीं किया है, ये गलती तुमने पहले भी किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट लेना ही होगा। कल यूनिवर्सिटी जल्दी आना और मुझसे प्रैक्टिस रूम में मिलना। ऐसा कहते हुए वो जालुशी की तरफ देखता है, कहता है मेरे साथ बाहर चलो। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से चला जाता है। जालुशी भी वांगजी को फॉलो करते हुए वांगजी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और सब लोग वांगजी और जालुशी की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वांगजी ने अचानक से जालुशी को अपने पीछे क्यों बुलाया। क्या जालुशी को वो यहाँ नहीं डांट सकते हैं? किसी किसी को कुछ शक भी हो रहा था कि शायद वांगजी और जालुशी सच में डेटिंग कर रहे हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी और जालुशी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तभी वांगजी जालुशी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने जानबूझकर वो बात किया था ना वहाँ पे? ये सुनते ही जालुशी अपने सिर को नाम में हिलाते कहते हैं, नहीं कैप्टन, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो तो मेरे दोस्त ने बस बताया था और मैं इमोशनल होके। तभी वांगजी जालुशी की बात को काटते हुए कहता है, तुम इतना भी बेवकूफ़ नहीं हो। मैंने जब मना किया था कि उस बारे में वहाँ बात ना करने को, तो तुमने फिर से वो बात क्यों की? तुम तो उस बात को टाल भी सकते थे ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी जालुशी अपने सर को नीचे करते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए कैप्टन, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तभी वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इतना भी बेवकूफ़ हो गए कि तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं ये सब मान भी लूँ। ये सुनते ही जालुशी को बोलने के लिए और कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो डिनाई करते हुए कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तभी वांगजी एक गहरा से सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो दिखाते हो वैसा हो नहीं। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तुम्हारी फादर के खिलाफ तुम मेरी मदद कर रहे हो उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने में, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अपने दोस्त के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम्हारे फादर की नहीं, विंग की मदर की सारी गलती है। यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी फादर की ही मेन गलती है, फिर भी सबके सामने तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे विंग की मम्मी की सबसे ज़्यादा गलती है और उसकी मम्मी को सबसे सामने बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हो। पता है, इन सब से तुम काफ़ी ज़्यादा फेक दिखते हो और मुझे फेक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं होप करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा बिहेवियर नहीं करोगे। आज जालुशी को वांगजी की आवाज़ में कुछ अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वांगजी अपने गुस्से को बस दबाने की कोशिश कर रहा है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो वांगजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि कैप्टन, आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गुस्से में ये सब कर जाती हूँ। मैं फेक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे कहते हुए वो माफ़ी मांगने लगा और उसके आंखों से आंसू निकलने लगा था। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। फिर से कैफ़े की तरफ आ रहा था। वो अभी सीधा घर तो जाना चाहता था, लेकिन वो अपना बैग और फ़ोन कैफ़े में ही छोड़ के आया था, इसलिए वो फिर से कैफ़े में जाके अपने बैग और फ़ोन लेना चाहता था। वो जब आ ही रहा था तभी वो देखता है कि वांगजी और जालुशी एक साथ खड़े होकर बात कर रहे थे।
वो दोनों विंग से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हुए थे, इसलिए विंग को उन दोनों की बातों को तो कुछ सुनना ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो बस देख रहा था कि वांग जी और ज़ालूशी एक साथ बात कर रहे थे। विंग को पता नहीं क्यों आज ज़ालूशी को वांग जी के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जेलसी फील हो रहा था। विंग को भी समझ नहीं आया कि उसे क्यों ऐसा फील हो रहा है। वो अपने मन में ही सोचता है कि मुझे क्या, वो दोनों एक साथ बात करे, डेट करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी टीम में ये रूमर है कि कैप्टन और ज़ालूशी डेट कर रहे हैं। अगर वांग जी किसी के साथ भी डेट करे तो मुझे क्या, ऐसा सोचते हुए वो खुद को ही मन में मनाता है और कैफ़े के अंदर चला जाता है। लेकिन डीप डाउन उसे भी पता है कि उसे पता नहीं क्यों आज काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हुआ है और इसे इस बात से बुरा लग रहा है कि विंग को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन फिर भी वांग जी ज़ालूशी से बात कर रहा था और उसे कंसोल कर रहा था, ना कि विंग के पास आके उसे कंसोल कर रहा था। इनको शायद कहीं न कहीं वांग जी का वो वार्मनेस और वो कंसोलनेस चाहिए था, जो अभी शायद वांग जी ज़ालूशी को दे रहा है कि तो, लेकिन ज़ालूशी को वांग जी कंसोल नहीं कर रहा था, वो बस ज़ालूशी को डाँट रहा था और किस लिए डाँट रहा था वो हमें भी पता है, लेकिन विंग को कौन समझाए। विंग तुरंत ही अंदर आता है और अपने चेंजिंग रूम में जाके अपने बैग और फ़ोन को उठा लेता है। विंग जब बाहर आ रहा था तभी नियोसम विंग को रोकते हुए कहता है कि तुम जा रहे हो? क्या तुम अभी जा रहे हो? तभी विंग कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी घर भी पहुँचना है। तुम्हें पता है ना मेरा गली उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, तो मैं जितना जल्दी घर पहुँच जाऊँगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। ऐसा कहते हुए वो सबको बाय कहता है। तभी बोचंग विंग को कहता है, प्लीज़ विंग अपसेट मत होना। ये सब बस, तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं अपसेट नहीं हूँ, वैसे भी ये सब शायद मैं डिज़र्व करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है, सबको बाय करके चला जाता है। वहाँ पे सबको पता है कि विंग शायद बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन वो ये सब किसी को दिखाना नहीं चाहता। जब वो कैफ़े से घर की तरफ चला जाता है तब वांग जी की नज़र भी विंग की तरफ पड़ता है। वो देखता है विंग फिर से जा रहा है। वांग जी सोचता है क्या वो फिर से आया था, तभी वो देखते हैं विंग के हाथ में बैग है। तो वो देखता है क्या वो घर जा रहा है। तभी वांग जी ज़ालूशी को वही छोड़ के कैफ़े के अंदर चला जाता है और वो भी डैरेन से अपना फ़ोन ले लेता है। ज़ालूशी वांग जी से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन वांग जी ज़ालूशी को वही इग्नोर करके चला जाता है, जिससे ज़ालूशी को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो वही खड़ा होके वांग जी की तरफ देखने लगता है कि वांग जी क्या कर रहा है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वांग जी अपनी फ़ोन को लेता है और सामने की तरफ भाग जाता है। वो देखता है कि सामने थोड़ी ही दूर पर विंग भी है, जो भागते हुए अपने घर की तरफ शायद जा रहा होगा। ज़ालूशी अभी भी वही खड़ा है और उन दोनों की तरफ ही देख रहे हैं। विंग भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके घर के सामने ही एक छोटा सा ब्रिज है, जिस ब्रिज के ऊपर विंग खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। उस ब्रिज पर काफ़ी ठंडे ठंडे हवा चल रहे हैं। विंग को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहले तो उस कैफ़े में हुए इंसिडेंट्स की वजह से, उसके बाद ज़ालूशी को वांग जी के साथ देखकर विंग वही खड़ा हो जाता है और सामने स्टार्स और मून की तरफ देखने लगता है। कब उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे विंग को भी नहीं पता, लेकिन वो साइलेंटली वहाँ रो रहा था और उन स्टार्स और मून को देख रहा था। तभी वो महसूस करता है कि किसी ने उसकी बॉडी को अपने दोनों हाथों से रैप कर लिया है और अपने सिर को उसके नेक में रखा है। विंग पहले तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी विंग तुरंत ही अपने सिर को पीछे की तरफ करता है, तो वो देखता है कि उसके पीछे वांग जी खड़ा हुआ है, जो उससे कस के हक हुए हुए है। विंग ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही वांग जी को अपने से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को अपने सामने करता है और उसे फिर से हक कर लेता है और उसके नेक पे अपने सिर को रख लेता है। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता ही है कि वांग जी विंग को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि ऐसे ही रहो। ऐसा कहते हुए वो विंग को थोड़ी देर और हक करके रहता है। विंग भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो भी वांग जी को वैसे ही हक करते देते हुए वही शांत खड़ा रहता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करे होंगे। मुझे पता है ये फैन फिक्शन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जितना सोच के रखा हूँ मुझे उतना दूर अपने इस फैन फिक्शन को ले जाना ही होगा। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे फैन फिक्शन को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फैन फिक्शन को जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करके ख़त्म कर सकूँ, ताकि मैं आपके साथ न्यू फैन फिक्शन शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मैं होप करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।